क्या स्पेशल एजुकेटर को भी मिलेगा कैशलेस इलाज? पूरी सच्चाई इस वीडियो में जानिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं तेज सारथी परिवार। आज की यह वीडियो खास तौर पर विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर्स, CWSN टीचर्स के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैशलेस मेडिकल योजना में अब स्पेशल एजुकेटर को भी शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार का आदेश क्या है, स्पेशल एजुकेटर को क्या लाभ मिलेगा, किन अस्पतालों में इलाज होगा, एसोसिएशन का योगदान क्या रहा, आगे हमें क्या करना होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की तह तक जाएंगे। सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है और इसका असर लाखों परिवारों पर पड़ने वाला है। हमारे पास इस पर कई मजबूत स्रोत हैं। एक वीडियो है जिसमें इसका पूरा विश्लेषण किया गया है, सरकार का अपना प्रेस नोट है और एक अखबार की विस्तृत रिपोर्ट भी है। लेकिन आज की हमारी पड़ताल सिर्फ इस घोषणा तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर ऐसी बड़ी घोषणाओं के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये योजना क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके बनने की प्रक्रिया क्या थी। और खास तौर पर हम उस कहानी पर ध्यान देंगे कि कैसे एक समूह, जिसे शुरू में शायद नजरअंदाज कर दिया गया था, उसने अपने संगठित प्रयासों से नीति में बदलाव करवाया। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत और लोगों की आवाज की है। तो चलिए इसी छुपी हुई कहानी को सामने लाते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को हरी झंडी दे दी है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, पर जब हम शिक्षक और कर्मचारी कहते हैं तो इसका दायरा कितना बड़ा है, कौन कौन आता है इसमें? और यहीं से ये कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। ये दायरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इससे लगभग 14,92,000 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक छोटे शहर की आबादी के बराबर है। लगभग 15 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों के परमानेंट टीचर ही होंगे या फिर इसका दायरा और भी बड़ा है? नहीं, इसका दायरा बहुत व्यापक बनाया गया है और यही इस योजना की सबसे खास बात है। परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक तो हैं ही, लेकिन इसमें लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है। अच्छा। हाँ, साथ ही लगभग 24,000 अनुदेशक भी इसके दायरे में आते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और जिन्हें ऐसी सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मैंने स्रोतों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का भी जिक्र देखा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ काम करने वाले कर्मचारी अक्सर दूर दराज और मुश्किल इलाकों में रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन, पूर्णकालिक और अंशकालिक सभी तरह के शिक्षकों को इसमें जगह दी गई है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी है। हाँ, PM पोषण योजना, जिसे हम पहले मिड डे मील के नाम से जानते थे, उससे जुड़े लगभग 1 लाख रसोइयों को भी इस कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा। वाओ, रसोइयों को शामिल करना एक बहुत बड़ा कदम है। ये इस बात को मान्यता देता है कि एक स्कूल सिर्फ शिक्षकों से नहीं बनता, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। हर व्यक्ति की सेहत मायने रखती है। और शायद सबसे जरूरी बात जो हमारे सभी स्रोतों में साफ तौर पर लिखी है, वो ये है कि ये फायदा सिर्फ कर्मचारी को नहीं, बल्कि उनके पूरे आश्रित परिवार को मिलेगा। हाँ, और यही बात इसे सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा से कहीं ज्यादा एक पारिवारिक सुरक्षा कवच बना देती है। कर्मचारी के मन में ये तसल्ली रहती है कि अगर घर में किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये मानसिक शांति बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि लाभार्थी कौन कौन है और ये दायरा काफी बड़ा है। पर मेरा अगला सवाल हमेशा प्रैक्टिकल होता है। ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे करेगा? मान लीजिए कोई टीचर बीमार पड़ता है, अस्पताल पहुंचता है, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या ये सिर्फ बड़े ऑपरेशन के लिए है या छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी? हमारे पास जो वीडियो स्रोत है उसमें इस प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझाया गया है। ये सुविधा मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के लिए है, जिसे हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट या IPD कहते हैं। लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ योजना में शामिल किए गए निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। मतलब जेब से एक भी पैसा दिए बिना, क्योंकि कैशलेस का असली मतलब तो यही होता है। कई बार योजनाओं में बहुत सारे छुपे हुए खर्च बाद में निकल आते हैं। नहीं, इस योजना का मॉडल यही है
कि लाभार्थी को अपनी जेब से कुछ न देना पड़े, चाहे किसी भी तरह की सर्जरी हो, कोई गंभीर बीमारी का इलाज हो या फिर इलाज के दौरान होने वाली महंगी जांचें जैसे MRI, CT स्कैन, ये दवाइयां हों। इन सब का खर्च सीधे सरकार और अस्पताल के बीच तय होगा। मरीज और उसके परिवार पर से पैसों का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां एक बड़ी बीमारी पूरी जिंदगी की बचत खत्म कर देती है। अच्छा, अब उस कहानी पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हमारे स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि ये योजना जब पहली बार सामने आई थी तो इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। एक बहुत जरूरी समूह इससे बाहर था। बिल्कुल, और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। जब शिक्षक दिवस पर सरकार ने पहली बार इस योजना की घोषणा की तो उसमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों का जिक्र तो था, लेकिन विशेष शिक्षकों मतलब स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। ये वो शिक्षक हैं जो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं। एक मिनट रुकिए, मतलब जो शिक्षक सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं उन्हीं को इस स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने की आशंका थी। ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा उन्हें। जाहिर है ये उनके लिए एक बड़ी चिंता और निराशा का विषय था, और यहीं से उनके संगठित प्रयास की कहानी शुरू होती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी नीतियां बन तो जाती हैं, पर उन्हें समावेशी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर आवाज उठानी पड़ती है। तो उन्होंने किया क्या? सिर्फ अफसोस जताकर चुप बैठ गए या कोई ठोस कदम उठाया? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही सदी हुई और बहुआयामी रणनीति अपनाई। उत्तर प्रदेश स्पेशल एजुकेटर एसोसिएशन और अलग-अलग जिलों में काम कर रहे उनके प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया। वीडियो स्रोत के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले आधिकारिक रास्ते अपनाए, संबंधित विभागों और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लगातार चिट्ठियां लिखीं और उनसे मुलाकातें की ताकि सरकार का ध्यान इस चूक की ओर दिलाया जा सके। मतलब उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स का पूरा इस्तेमाल किया, पर क्या ये काफी था? अक्सर ऐसी आवाजें फाइलों में दबकर रह जाती हैं। नहीं, ये काफी नहीं था और वो ये बात जानते थे। इसीलिए उन्होंने दूसरा मोर्चा भी खोला। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया ताकि उनकी बात सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम लोगों और नीति निर्माताओं तक पहुंचे। उनकी दलील बहुत सीधी, तार्किक और मजबूत थी। और वो दलील क्या थी? उनकी दलील दिल को छूने वाली थी। उनका कहना था, जब सामान्य शिक्षक इस योजना में शामिल हैं, तो जो शिक्षक दिव्यांग बच्चों के साथ रोजाना मानसिक और शारीरिक तौर पर ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्या उनकी सेहत और उनके परिवार की सुरक्षा मायने नहीं रखती? ये सवाल सिर्फ एक सुविधा का नहीं था, ये उनके काम के सम्मान का भी सवाल था। और इसका नतीजा आज हमारे सामने है। बिल्कुल, नतीजा ये हुआ कि जब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी तो उसमें विशेष शिक्षकों को, जिनकी संख्या 2581 बताई गई है, स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। हमारा वीडियो स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से संघर्ष और संगठन की जीत कहता है। ये दिखाता है कि अगर कोई समूह अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से लगातार प्रयास करता है तो नीतिगत बदलाव संभव है। ये सिर्फ एक फायदा मिलना नहीं है, ये उनके काम को मिली एक बड़ी मान्यता भी है। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो सिर्फ अखबार की हेडलाइन पढ़ने से पता नहीं चलती। तो जब विशेष शिक्षकों जैसे समूहों को इसमें जोड़ा गया तो इसका असर योजना के प्रबंधन और खर्च पर भी तो पड़ा होगा। आखिर 15 लाख लोगों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा चलाना कोई छोटा काम नहीं है। इसे कौन संभालेगा? इसके लिए एक समर्पित एजेंसी है। प्रेस नोट और अखबार दोनों में साफ लिखा है कि इस योजना को स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी सचेस के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये वही एजेंसी है जो राज्य में स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी बड़ी योजनाएं भी देखती है, तो उनके पास इसका अनुभव है। और क्या ये किसी मौजूदा मॉडल पर काम करेगी या सब कुछ नए सिरे से बनाया जाएगा? नहीं, ये आयुष्मान भारत योजना के स्थापित मॉडल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तय मानकों पर ही काम करेगी। इसका फायदा ये है कि अस्पतालों को पैनल में शामिल करने, भुगतान करने और शिकायतों के निपटारे के लिए पहले से एक मजबूत और परखा हुआ सिस्टम मौजूद है। इससे योजना को जमीन पर उतारने में तेजी आएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। क्या इसके लिए शिक्षकों या कर्मचारियों की सैलरी से कोई प्रीमियम काटा जाएगा, जैसा कि ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में होता है? नहीं, और यही इस योजना को खास बनाता है। लाभार्थियों को अपनी जेब से कोई प्रीमियम नहीं देना है। सारा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हर लाभार्थी पर सालाना लगभग 3000 रुपए का प्रीमियम खर्च करेगी।
तो अगर हम 15 लाख लोगों को 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति से गुणा करें तो कुल खर्च का कोई अनुमान है? हाँ, अनुमान है, लेकिन यहाँ हमारे स्रोतों में दिए गए आंकड़ों में एक दिलचस्प अंतर दिखता है। सरकार द्वारा जारी शुरुआती प्रेस नोट में इस योजना पर सालाना खर्च का अनुमान 358.61 करोड़ बताया गया था। 358 करोड़, ठीक है। हाँ। लेकिन वीडियो और अखबार की रिपोर्ट में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई अंतिम राशि 447.86 करोड़ बताई गई है। अरे, ये तो लगभग 90 करोड़ रुपए का फर्क है। ये काफी बड़ा अंतर है। क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे तार्किक कारण यही लगता है कि जब योजना का दायरा बढ़ाया गया, खास तौर पर जब विशेष शिक्षकों और शायद कुछ अन्य समूहों को इसमें जोड़ा गया, तो कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई और उसी अनुपात में योजना का अनुमानित बजट भी बढ़ाना पड़ा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की, बल्कि उसके लिए जरूरी वित्तीय इंतजाम भी किए हैं। सही बात है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या इसमें कोई शर्त या कोई कैच भी है? अक्सर ऐसी योजनाओं में कुछ शर्तें होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है और इसका मकसद सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। शर्त यह है कि जो लोग पहले से ही आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या किसी और सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा ले रहे हैं, उन्हें इस नई योजना का दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई वेरिफिकेशन होगा? बिल्कुल, सर्चेस एजेंसी लाभ देने से पहले इसका सत्यापन करेगी। ये एक जरूरी कदम है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मदद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है और एक ही व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ ना उठाए। तो अंत में अगर हम सब कुछ समेटें, खासकर विशेष शिक्षकों के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, तो ये सिर्फ एक और सरकारी योजना है या इससे कुछ ज्यादा है? ये क्यों मायने रखती है? ये सिर्फ आर्थिक राहत से कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमारे वीडियो स्रोत में भी जिक्र है, विशेष शिक्षक हर दिन उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। ये काम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। ये योजना उन्हें सबसे पहले तो स्वास्थ्य की सुरक्षा देती है, एक मानसिक शांति देती है कि अगर वो या उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो बेहतरीन इलाज मिलेगा। और आर्थिक और मानसिक शांति के अलावा? इसके अलावा ये उन्हें सम्मान और भविष्य की निश्चितता का एहसास दिलाती है। जब सरकार आपको अपनी प्रमुख स्वास्थ्य योजना में शामिल करती है, तो ये आपके काम को एक सामाजिक और संस्थागत मान्यता देती है। ये एक संदेश है कि आपका काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपकी भलाई भी उतनी ही जरूरी है। ये उनके मनोबल पर बहुत सकारात्मक असर डालेगा। तो हमने देखा कि कैसे एक बड़ी सरकारी घोषणा के पीछे जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों, संघर्ष और संगठन की एक पूरी कहानी छिपी थी। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं, बल्कि नीति, लोगों और उनकी आवाज की ताकत की कहानी है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यहाँ हमने देखा कि विशेष शिक्षकों जैसे एक समूह को अपने हक के लिए योजना की घोषणा के बाद लड़ना पड़ा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी बड़ी सरकारी योजना को बनाते समय ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो शुरू से ही पूरी तरह समावेशी हो। नीति निर्माण की प्रक्रिया में ऐसे कौन से बदलाव किए जा सकते हैं ताकि छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समूहों की आवाज पहले ही सुन ली जाए और उन्हें अपने जायज हक के लिए बाद में संघर्ष न करना पड़े।